कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज फिर हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने जल परिवहन की। किस प्रकार जल परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, और हम इसमें देखेंगे जीवन रेखाओं में जल परिवहन का किस प्रकार से योगदान देखने को मिला है। तो चलिए स्टार्ट कर। जल परिवहन। जल परिवहन अगर देखें तो प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते आ रहे हैं हम लोग, जिसमें नाविक हुआ करते थे। तो नाविकों ने दूर व्यापार के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति व व्यापार को बहुत अधिक क्षेत्र तक फैलाया, जिसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाया करते थे तो सांस्कृतिक व्यापार का आदान प्रदान हुआ करता था। इसी प्रकार जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन देखने को मिला, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी खर्चा इतना अधिक नहीं आता था। सिर्फ और सिर्फ जो बोट होती थी उसी को मेंटेनेंस का खर्चा आया करता था। बाद में इसका प्रयोग भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में भी अनुकूल है। भारी मतलब भारी भरकम, स्थूलकाय मतलब कि जो कमज़ोर वस्तुएं जैसे कांच का या इस प्रकार का जो सामान होता है, फ्रेजाइल गुड्स जो होती है हमारी, उसको भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से लेके जाया जा सकते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, और इसी वजह से स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की अगर बात करें तो 14,500 किलोमीटर लंबा देखने को मिलता है ये जल परिवहन, जिसमें 5,685 किलोमीटर मार्ग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है, अर्थात बोट के द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से उसको हमने भाग 5 हमारे प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो 5 प्रमुख जलमार्गों में देखें तो पहला हमारा गंगा जलमार्ग, जो कि NW1 मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 1। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है हल्दिया से इलाहाबाद, लगभग 1,620 किलोमीटर लंबा। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसको NW2 मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 2, जो कि सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर आता है केरल में पश्चिमी तट नहर तक का अगर देखा जाए तो, जो कि NW3 है। NW3 हम देखेंगे तो ये नेशनल वाटरवे नंबर 3 देखने को मिलता है, जो कि 205 किलोमीटर लंबा है। फिर आता है हमारा, ठीक है, काकीनाडा व की पुदुचेरी नहर विस्तार देखने को मिलता है, जो है हमारा NW4 मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 4, 1078। तो 1078 किलोमीटर मतलब 1078 किलोमीटर का डिस्टेंस। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ब्राह्मणी नदी विस्तार, तो जिसमें हमें देखने मिलता है नेशनल वाटरवे नंबर 5, तो ये है 588 किलोमीटर, तो मतलब 588 मतलब 588 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस देखने को मिलता है। गंगा जलमार्ग अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये, इसमें आपको यहाँ पर इसमें इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे केरला में देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पुदुचेरी के पास देखने को मिलेगा। 5 आपको इस तरफ ब्राह्मणी नदी उड़ीसा की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा मैप है, जो कि हमें बताया गया है कि वाटर रूल नेशनल हाईवेज के बारे में। इसके नाम तो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन व्यापार में जलमार्ग तो किया जा रहा है, जलमार्ग का प्रयोग तो किया जा रहा है व्यापार के लिए, लेकिन अभी भी भारत का 95 मतलब 95% व्यापार समुद्रों के द्वारा ही किया जाता है। तो अब देखते हैं समुद्रों के द्वारा कैसे किया जा रहा है। तो यदि अगर हम जलमार्ग की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मैप के सहायता से आपको कुछ यहाँ पर जानकारी प्राप्त होगी। इसमें अगर हम बात करें तो पता चलता है कि हमारा प्रमुख समुद्री पतन, किसके बारे में बात करेंगे हम समुद्री पतन के बारे में। अब ये समुद्री पतन क्या है? तो माना जाता है भारत के 7,516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। तो इंडिया की अगर कोस्टल लाइन देखें तो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर लंबी, जिसमें कितने 12 प्रमुख और 200 मध्यम और छोटे पत्तन देखने को मिलते हैं। देश का 95% जैसा भी हमने बात करी तो समुद्री व्यापार के द्वारा ही किया जाता है, और इन्हीं समुद्री पत्तनों के द्वारा। तो सबसे पहले हम जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम इस सीक्वल में पढ़ेंगे, इस सीक्वल में चलेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं कहीं से भी पढ़ लिया, ऐसे कहीं से भी पढ़ेंगे तो भूल सकते हैं, तो हम सीधा चलेंगे इस तरह से। तो अगर हम बात करें सबसे पहला हमारी जो बात आती है वो आपको ये वाला सी पोर्ट देखने मिलेगा। ये जो हमारा जो पार्ट है ये है गुजरात का, और इसका नाम क्या है? कांडला। इसका नाम क्या है? कांडला। तो अब कांडला देखते हैं। कांडला जो सी पोर्ट है, आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, बिल्कुल इस कट के पास। तो ये जो कांडला बनाया गया था ये कहाँ बनाया था? तो स्वतंत्रता के बाद कराची,
कराची एक यहाँ पे सी पोर्ट था जो कि पाकिस्तान के अंदर चला गया था विभाजन के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद कराची के स्थान पर मुंबई का दबाव कम करने हेतु, मतलब एक तो पहला कराची के स्थान पर बनाया गया, दूसरा कराची के जब सी पोर्ट पाकिस्तान में चला गया तो मुंबई पर प्रेशर बढ़ गया, तो मुंबई के भी प्रेशर को कम करने के लिए कांडला बनाया गया और इसको दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड 3 बातें हैं। तो आपको पहला, ये स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया कराची के स्थान पर, दूसरा मुंबई के प्रेशर को कम करने के लिए, दबाव को कम करने के लिए, और तीसरा इसका नाम दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ड्रीम सिटी सबको पता है, कौन सी है? मुंबई। तो मुंबई की तो आपको लोकेशन भी पता होगा। मुंबई की अगर बात करें तो ये क्या है, इसका एरो यहाँ जा रहा है तो ध्यान रखना ये कौन सा है, बृहत्तम पतन है, मतलब सबसे बड़ा पतन है। और इसके अलावा इसकी सहायता के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन भी साथ में इसके विकास किया गया। एक और छोटा पतन बनाया गया, सीपोर्ट बनाया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। फिर तीसरा आता है हमारा गोवा। गोवा हमारा राज्य है, तो गोवा के अंदर ध्यान रखना मारमा गांव। तो मारमा गांव अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से हम करते क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करते हैं। किस चीज़ का? व्यापार के अलावा भी और भी चीज़ें हमें की जाती है, लेकिन लगभग 50% हम यहाँ पे जो व्यापार करते हैं वो किसका करते हैं, लोहा अयस्क के निर्माण के संदर्भ में ही हम देखने को मिलता है कि लोहा अयस्क का ही निर्यात, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। कौन से मारमा गांव से। लेकिन फिर हमारा आता है कौन सा राज्य, कर्नाटक। कर्नाटका के अंदर ध्यान रखना जैसे ही केरला शुरू हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर आपको क्या मार्क कर देना है, न्यू मंगलौर। अगर आपको उसको याद रखने में दिक्कत हो तो कांडला आपको याद रखना है, मुंबई याद ही रहेगा, गोवा के नाम से मारमा गांव याद रहेगा, और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है तो इसी तरह से आप याद रखना न्यू मंगलौर। इसी तरह से केरल से हल्का सा ऊपर आप इसको मार्क करेंगे और इसमें लिखेंगे क्या, न्यू मंगलौर। अगर आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे अपनी बुक का तो उसके अंदर बताया गया है, चैप्टर नंबर 6 में भी और चैप्टर नंबर 5 में भी बताया गया है कि जिसमें पता चलता है कि कर्नाटका के अंदर ना कर्नाटका के अंदर एक आयरन माइन है। आयरन की जो माइन्स देखने को मिलती है उसमें लोहा अयस्क निकलता है, आयरन ओर देखने को मिलता है। लोहा अयस्क अगर देखा तो कौन सी माइन से निकलता है, कुंद्रेमुख। तो कौन से निकलता है, कुंद्रेमुख से। तो इसी तरह से ध्यान रखना न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर से हमें कौन से, कुंद्रेमुख खान से जितना भी लोहा अयस्क निकलता है तो उसका हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, न्यू मंगलौर मतलब कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख से जितना भी हमारा क्या निकल रहा है, लोहा अयस्क निकल रहा है तो उसका निर्यात किया जाता है। अगला केरला। तो केरला में आपको ध्यान रखना है, केरला में आप अगर इसको सेंटर में मार्क कर देंगे तब भी चलो चल जाएगा, लेकिन आप इसको ध्यान रखें कि इसके बिल्कुल सेंटर से हल्का सा नीचे की तरफ क्या करें, मार्क करें। या फिर इसकी एक निशानी ये भी है मार्क करने की, ये आपको इस तरह से यहाँ पर एक आकृति देखने मिली, इसके जस्ट सामने आप क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, तो आपका कोच्चि सही हो जाएगा। तो आपके मैप में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसलिए इसको भूलना मत। तो कोच्चि अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम में क्या करती है, दक्षिण पश्चिम के मुहाने मतलब लेगून। अब लेगून क्या होता है, लेगून बेसिकली ये आपको हल्की सी आकृति देखने को मिलेगी जब भी जो हमारा समुद्र है का जो हमारा कोस्टल एरिया है उसके अंदर इस तरह से हल्का सा क्या बन जाता है, कट बन जाता है, तो इसी में हमारा पानी इकट्ठा होने लगता है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, लेगून। तो कहा जाता है कोच्चि हमारा किसके मुहाने पर है, लेगून के मुहाने पर है। और यहाँ से हम अगर देखें तो मालदीव के साथ भी व्यापार करना हमारा सरल होता है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, तमिलनाडु। अभी तक तो हमारा हर राज्य में एक एक था, तो अब हम देखते हैं हमारे एक राज्य के अंदर 2 देखने को मिलेंगे, जो कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ध्यान रखना है, तमिलनाडु में आप देखोगे तो ये यहाँ से एक अंदर कट जा रहा है, थोड़ा सा कट जा रहा है, तो इस कट पे ही हमारा, इस कट पे या फिर राम सेतु से थोड़ा सा नीचे हमारा क्या पड़ता है यहाँ पर, तूतीकोरिन। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ है, बिल्कुल हमारा दक्षिणतम सी पोर्ट है। कौन सा है, दक्षिणतम समुद्री बंदरगाह है या फिर समुद्री पतन है, तो ध्यान रखना है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन अगर देखें तो दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित है। ये एक प्राकृतिक पोतश्र है, इसमें किसी भी तरह से कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, ये नेचुरली बनाया गया है। ये श्रीलंका और मालदीव आदि के साथ व्यापार करने में भी सहायक है। ये श्रीलंका और मालदीव के आदि के साथ व्यापार करने में भी सहायक है। आगे देखते हैं, इसके अलावा श्रीलंका तो दिख ही रहा है बिल्कुल ही पास में। फिर नेक्स्ट आता है चेन्नई। चेन्नई अगर देखें तो जैसे तमिलनाडु का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ये हल्का सा इसके नीचे आके मार्क कर दीजिए तो आपका चेन्नई आ जाएगा। चेन्नई भी अगर देखें तो कौन सा है, ये प्राचीनतम तो है लेकिन ये कृत्रिम है। कौन सा है, कृत्रिम। अब कृत्रिम क्या है, ये कृत्रिम का मतलब है आर्टिफिशियल। ये सबसे पहले के टाइम पर बनाया गया एक आर्टिफिशियल सी पोर्ट था, जिसमें व्यापार में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है कि सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा मुंबई में व्यापार किया जाता है और दूसरे नंबर पर चेन्नई।
चेन्नई और मुंबई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह होता हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज का भी भाग है, तो इसलिए यहाँ पर व्यापार अधिक होता है। फिर अगला जाता है हमारा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, विशाखापट्टनम। तो आपको ये कैसे याद रहे भैया, ये हमें कहाँ मार्क करना है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये थोड़ा सा कट सा दिख रहा होगा आपको ऊपर, इस जस्ट कट के नीचे ही आप मार्क कर दीजिए, तो इसी का नाम क्या है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम अगर क्या है, विशाखापट्टनम स्थल से घिरा और गहरा तथा सुरक्षित पतन देखने को मिलता है। फिर हमारा आता है उड़ीसा। उड़ीसा अगर देखें तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा पारादीप। तो उड़ीसा में अगर देखें तो ये भी हमारा थोड़ा सा कट से नीचे, तो अगर आप देखोगे तो पारादीप है। पारादीप अगर देखें तो इससे क्या किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ हमारा न्यू मंगलौर कुंद्रेमुख से की जाती है लोहा का निर्यात, तो सेम यही यहाँ पर भी हमारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, वहाँ से भी हमारे मिनरल्स मिलते हैं, तो इस वजह से लोहे का निर्यात इस जगह से भी किया जाता है। फिर आता है हमारा कोलकाता। तो कोलकाता में भी हमारे दो हैं, कोलकाता में भी हमारे कितने हैं, दो हैं। तो उन कोलकाता की ध्यान रखनी है कि कोलकाता में हमारे जो दो हैं उसमें एक है हमारा कौन सा, हल्दिया, और दूसरा कौन सा है, कोलकाता। तो कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमारे दो सी पोर्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें एक पड़ेगा हमारा हल्दिया और दूसरा देखने को मिलेगा कोलकाता। हल्दिया, हल्दिया की अगर बात करें तो कोलकाता की सहायता के लिए ये पतन बनाया गया था। और कोलकाता तो आपको पता है कि नदीय पतन है, यहाँ पे ज्वारीय पतन के कारण ये हुगली नदी पर साफ सफाई करनी पड़ती है। तो ये कोलकाता का हमारा क्या है, सी पोर्ट है। अगर हमें इसकी साफ सफाई ना करें तो कोलकाता से हमें थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा, वायु परिवहन की। अब ये वायु परिवहन क्या है, तो वायु परिवहन हम देखेंगे कि वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बहुत ही ज़्यादा सरल, सुरक्षित, या फिर अगर हम बात करें वायु परिवहन है क्या। वायु परिवहन अगर देखा जाए तो ये तीव्रतम और आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन माना जाता है। सबसे तेज पहुंचा देता है, लग्जीरियस है, आरामदायक है, और आपको ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचा देता है। लेकिन ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगल और लंबी समुद्री रास्तों को सरलता से पार किया जा सकता है, जिसकी वजह से हवाई यात्राओं ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया गया है। पहले हमारा ये संभव नहीं था, दूर दूर तक जाने में बहुत समय लगता था, लेकिन हवाई यात्रा से आज हम थोड़ी देर में ही दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो हवाई यात्राओं ने अधिक अभिगम्य बना दिया गया है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब करा गया, 1953 में। तो आपको बस ये याद रखना है, रेलवे को कब बनाया गया था भारत में, पहली रेलवे 1853 में। 100 साल ऐड कर दो और तभी उसका हमारा इसका किसका, वायुयान का या वायु परिवहन का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 1853 में पहली रेल और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 100 साल बाद ही 1953 में। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं वायु परिवहन की, तो वायु परिवहन की बात से हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास कितने वायु परिवहन के मुख्य एयरपोर्ट्स हैं। तो मुख्य एयरपोर्ट्स में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो आपको मैप में दिख रहे हैं, यहीं से ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अमृतसर। तो अमृतसर के अंदर आपको पता ही है कि अमृतसर के अंदर हम बात करेंगे तो वहाँ पे राजा सांसी, तो कौन सा है, राजा सांसी। तो अमृतसर के अंदर ध्यान रखा, पंजाब के अमृतसर के अंदर कौन सा है, राजा सांसी। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं मुंबई। मुंबई आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत के अंदर एक साम्राज्य हुआ करता था मराठा। तो वहाँ पे क्या थे, मराठा साम्राज्य के एक बहुत प्रतिष्ठित नेता हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे, लीडर हुआ करते थे, राजा थे, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी। तो आप ध्यान रखना, मुंबई मतलब मराठा, मराठा मतलब छत्रपति शिवाजी। दक्षिण के नाम ही आपको पता होंगे कैसे होते हैं, लंबे लंबे से, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि जो भी सबसे लंबा सा नाम है तो उसी का नाम क्या है, तिरुवंतनमपुरम। तो क्या है, तिरुवंतनमपुरम। तो ये क्या है, दक्षिणतम, सबसे जो भारत का जो दक्षिणतम जो हमारा क्या देखने को मिलता है, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो और भी है, लेकिन जो मेजर जो एयरपोर्ट में अगर दक्षिण वाला है तो वो कौन सा हमारा, तिरुवंतनमपुरम। फिर आता है चेन्नई। चेन्नई के पास अगर हम देखें तो कौन सा है, मीनमबक्कम। तो ध्यान रखना कौन सा है, मीनमबक्कम है। इसके अलावा अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में तो आपको पता ही है कौन सा है, हैदराबाद। तो तेलंगाना में कौन सा है, हैदराबाद। फिर आता है हमारा कोलकाता। कोलकाता में आपको पता ही है, कोलकाता मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बॉस मतलब बंगालीज। तो ध्यान रखना कोलकाता के अंदर कौन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली के अंदर आप लोग जानते होंगे कि इंदिरा गांधी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कहाँ पे, अमृतसर। अमृतसर के अंदर आप याद रखना राजा सांसी। फिर आता है हमारा मुंबई। मुंबई में मराठा, मराठा मतलब छत्रपति
शिवाजी, जय शिवाजी। फिर आता है दक्षिण, दक्षिण के अंदर नाम ही आपको पता है थोड़े से लंबे से होते हैं तो इसलिए याद रखना तिरुवनंतपुरम। फिर आता है हमारा चेन्नई, चेन्नई के पास आपको ध्यान रखना कौन सा है, मीनमबक्कम। तेलंगाना, उसकी कैपिटल ही है, कौन सी है, हैदराबाद। और कोलकाता के अंदर आपको पता ही है कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये आपको ध्यान रखनी है, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर अगला हम देखेंगे यहाँ पर एयर इंडिया। एयर इंडिया की बात करें तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, हमने देखा ना वायु परिवहन को दो भागों में विभाजित कर रखा है, एक घरेलू और एक कर रखा है अंतर्राष्ट्रीय। तो ये दोनों ही सेवाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, अगर इसकी बात करें तो ये तेल और प्राकृतिक गैसों जो आयोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात अगम्य व दुर्लभ भूभागों के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, ताकि वहां तक भी गैस या ऑयल इसको सरलता से पहुंचाया जा सके। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमारा वायु परिवहन में हमें पता चला ये तीव्रतम है, आरामदायक है, प्रतिष्ठित है। फिर हमने देखा ये कहीं कहीं पर पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल, लंबे समुद्री रास्तों को सरलता से पार कर देता है। इसके अलावा 1953 की अगर बात करें 1953, तो 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हमें देखने मिला अमृतसर पंजाब में राजा सांसी, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, दक्षिण के अंदर तिरुवनंतपुरम, चेन्नई के पास अगर देखें तो मीनमबक्कम, तेलंगाना के अंदर हैदराबाद, कोलकाता के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी। तो इस सीक्वेंस में आप याद रखना, इस सीक्वेंस में याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं। फिर हमें पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन सा है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं जो देता हो, आप बोल दोगे एयर इंडिया। कौन सा है कि जो भाई गैस और तेल को हमारे क्या करता है, अलग अलग स्थानों तक पहुंचाता है, तो वो कौन है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो आपको ये याद रखना है। लेकिन हम अगर बात करें तो जो हमारी जो पहले हमने जो पढ़ा सी पोर्ट की जो हम बात देखते हैं तो उसके अंदर हमारा एक रह गया था जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, तो आप ध्यान रखो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो ये जो बीच में जो स्पेस है इससे नीचे वाला निकोबार है, इससे ऊपर वाला अंडमान है। तो ध्यान रखना अंडमान के भी आप सेंटर में एक मार्क कर देना है जिसको कहा जाता है क्या, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात थी जो हमारी छोटी सी रह गई थी। संचार सेवाएं, तो संचार सेवाएं देखते हैं। संचार सेवाओं की अगर हम बात करें तो संचार सेवाएं संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर लंबी दूरी के संचार को भी बहुत सरल बना दिया गया है। यदि हम संचार की बात करें तो हमें पहले क्या करना पड़ता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, उस चीज़ को पहुंचाना पड़ता था। लेकिन अब संचार साधन की सहायता से हम अपने स्थान पर बैठे बैठे वो बात हम दूसरे तक आसानी से सरलता से कह पाते हैं। फिर इसमें आता है कि इसमें निजी दूरसंचार और जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस, सिनेमा आदि प्रमुख हैं। संचार सेवाओं को हमने दो भागों में विभाजित कर रखा है कि निजी दूरसंचार मतलब जो कि हम पर्सनली चीज़ों का यूज़ करते हैं, दूसरा होता है हमारा जनसंचार। जनसंचार में वो सारी सुविधाएं आ जाती है जिससे हम एक को नहीं बल्कि पूरी के पूरे समाज को जानकारी दे पाएँ, जैसे कि दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस, सिनेमा आदि। इसी वजह से भारत के अंदर देखें तो संचार तंत्र का वृहत्तम संचार तंत्र देखने मिलता है, किसका, डाक सेवाओं का, कि भारत में सबसे बड़ा डाक सेवा देखने को मिलता है, जिसमें डाक सेवा को भी हमने दो भागों में विभाजित कर रखा है। पहला प्रथम श्रेणी, दूसरा द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में क्या होता है, अगर कार्ड की बात करें और बंद चिट्ठी या फिर लिफाफा, ये क्या करा जाता है, वायुयान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी श्रेणी मतलब रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार आदि को धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाया जाता है या ये जल व स्थल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास मतलब एयरवेज के थ्रू आपका सामान को पहुंचाया जा रहा है। वहीं पर सेकंड क्लास मतलब आपको या तो आपको जल मार्ग का प्रयोग करा जाएगा या फिर स्थल मार्ग का। इसी प्रकार बड़े शहरों व नगरों में भी अगर हम बात करें तो डाक व्यवस्था शीघ्रता हेतु 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। यदि डाक व्यवस्था के थ्रू चीज़ों को आसानी से पहुंचाया जा सके, इसी को लेकर हमने कितने 6 हमने डाक व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, जिसमें एक है राजधानी मार्ग, दूसरा है मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, चौथा है व्यापार चैनल, पांचवा है भारी चैनल और छठा है दस्तावेज चैनल। तो आपको ये याद रखना है कि जो कि हमारे क्या हैं, ये हमारे 6 चैनल्स हैं जिसकी सहायता से हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंचा सकते हैं। फिर अगला हमारा संचार सेवाओं में क्या आता है, अगला हमारा संचार सेवाओं में आता है एसटीडी। अब ये एसटीडी क्या है, एसटीडी सबसे पहले तो आप एक काम करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एलिफेंट देखोगे तो एलिफेंट की नोज को हम कहते हैं क्या, ट्रंक। और फिर हम बात करते हैं डायलिंग।
तो यदि अगर हम बात करें एसटीडी अगर आपको याद रखना है तो एसटीडी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो एसटीडी की अगर फुल फॉर्म देखें तो एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर फ्रॉम डायलिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी अगर हम बात करें तो दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया में अग्रणी है। तो अगर हम दूरसंचार में अगर देखा जाए तो भारत एशिया में सबसे आगे देखने को मिलता है। दूसरा, भारत के लगभग 2/3 मतलब 2/3 से अधिक गाँव में आज भी एसटीडी का प्रयोग किया जाता है। यह व्यवस्था 24 घंटे विशेष सुविधा प्रबंध कराती है। इसकी अगर दरें भी देखें तो क्या की गई हैं, नियमित है, ऐसा नहीं कहीं पे ज़्यादा कम, नियमित है, फिक्स कर रखी। ये सब सूचना संचार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास से ही संभव हो पाया है। यदि अगर हम देखें तो हम किसी से भी कैसे भी कनेक्ट हो पाते हैं, तो इसका मुख्य कारण सिर्फ यही है कि आज हमारे पास संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आ गई है, स्पेस सैटेलाइट्स आ गए हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं, एक दूसरे से आसानी से सरलतापूर्वक जुड़ पाते हैं। फिर अगला आता है हमारा जनसंचार। ठीक है, अभी तक तो हमने बात करी एसटीडी भूल मत जाना, सब्सक्राइब। फिर आता है जनसंचार। जनसंचार की अगर हम बात करें तो यह है मनोरंजन, राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीतियों के विषय में जागरूक कराता है। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र आदि के उदाहरण इसमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है आकाशवाणी। आकाशवाणी की अगर बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो, जिसको AIR के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में देश के अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित करता है। वहीं पे ये तो हमारा रेडियो की थी, लेकिन हम टीवी की बात करें तो टीवी पे दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम देखने को मिलता है। मनोरंजन या ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधित कार्यक्रम प्रसारित इस पर किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे कार्य इस पर प्रसारित किए जाते हैं। समाचार पत्र। समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो समाचार पत्र में अनेक पत्र पत्रिकाएं देखने को मिलती हैं जो कि प्रकाशित की जाती हैं। वहीं पर ये मासिक भी होती है और साप्ताहिक भी होती है, मतलब मंथली भी होती है और वीकली भी होती है। समाचार पत्र अगर देखें तो लगभग 100 भाषाओं में प्रिंट किए जाते हैं और 100 भाषा और बोलियों में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है समाचार पत्र भारत में कितनी भाषा या बोलियों में प्रिंट किए जाते हैं, तो आप बताओगे लगभग 100 भाषाओं में और बोलियों में प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी और फिर अंग्रेजी और फिर उर्दू में आते हैं। साप्ताहिक विश्व में चलचित्रों का उत्पादक भारत में माना जाता है कि यदि सबसे ज़्यादा अगर फीचर फिल्म बनाई जाती हैं, फिल्म बनाई जाती है, तो वो कहाँ पे बनाई जाती है, भारत में, जिसमें कि कम अवधि मतलब शॉर्ट वीडियोस, फीचर्स व फिर छोटी वीडियोस फिल्म बनाई जाती है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा सभी फिल्मों को प्रमाणित किया जाता है, किसके द्वारा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा, जिसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा ये किया जाता है। इसके अलावा फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको देखने को मिलेगा ये, जिसमें हम बात करेंगे राज्यों की बात करें या देशों के माध्यम जो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है उसी को हम कहते हैं व्यापार। यही व्यापार जब दो देशों के मध्य होने लग जाए तो उसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ध्यान रखना, व्यापार मतलब आदान प्रदान किया जा रहा है राज्य या फिर देशों के बीच में, तो उसी को कहा जाता है व्यापार। और जब ये दो देशों के बीच में हो तो उसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये स्थल, जल, वायु मार्गों द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्र के आर्थिक प्रगति का सूचक माना जाता है और इसलिए इसे आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। यदि अगर हम व्यापार संतुलन की बात करें तो निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होना चाहिए। असंतुलित कब होता है? जब आयात मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक हो। अर्थात व्यापार संतुलन तब माना जाएगा कि जब आप बेच ज्यादा रहे हो और खरीद कम रहे हो। लेकिन असंतुलन कब होगा? जब आप खरीद ज्यादा रहे हो तो आप बेचने की तुलना में, तो पहली वाली तुलना में तो आपके पास पैसा आएगा और दूसरी वाली स्थिति में आपके पास पैसा जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो नुकसान, तो इसी को कहा गया असंतुलन। फिर आता है भारत के अंदर निर्यात किन किन चीजों का होता है, आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। भारत के अंदर निर्यात रत्न, रसायन संबंधित उत्पादों, कृषि एवं संबंधित उत्पादों का किया जाता है। लेकिन मंगाया क्या क्या चीज आती है? मंगाया जाता है भारत के अंदर कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आधार वस्तुएं, मशीनें, कृषि और अन्य उत्पाद मंगाया जाता है। तो जिसकी वजह से आपको ध्यान रखना है निर्यात क्या क्या चीजें हो रही हैं और आयात क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगला लास्ट है हमारा जिसमें हम बात करेंगे पर्यटन की। पर्यटन अगर देखा जाए तो एक व्यापार के रूप में देखने को मिलता है। पिछले 3 दशकों मतलब 30 वर्षों की बात करें, एक दशक मतलब 10 वर्ष, तो पिछले 3 दशक मतलब 30 वर्षों की बात करें तो ये व्यापार में, पर्यटन व्यापार में क्या हो रहा है? वृद्धि।
लगभग इससे कितने 150 लाख लोगों से अधिक प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। भाई राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा देता है? आप कहीं घूमने गए तो वहाँ के लोगों से मिले जुले, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी, तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे जाके उनके लोगों से घुल मिल रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, राष्ट्रीय एकता को भी क्या कर रहा है, बढ़ावा देता है। इसके अलावा वहाँ पे हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यम जो होते हैं, ठीक है, उद्योगों की अगर बात करें तो उनको भी बढ़ाता है। जैसे अगर हम बात करें हस्तकला, जैसे आप किसी मॉन्यूमेंट के पास गए, उदाहरण के तौर पर ताजमहल गए, तो वहाँ से ताजमहल में आप एक छोटा सा मिनिएचर ले आते हो, तो वही क्या हुआ, वहाँ की हस्तकला को आपने क्या करा, प्रमोट करा, बढ़ावा दिया। भारत में विदेशी विरासत, परिपर्यटन मतलब पर्यावरण पर्यटन, रोमांचकारी, सांस्कृतिक, चिकित्सा तथा व्यापारिक पर्यटन भी देखने को मिलता है। तो जिसमें भारत के लिए फिर पर्यटन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही घूमने आ रहे हो, नहीं, बाकी अलग अलग क्षेत्र में भी भारत के अंदर पर्यटन जैसी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए अगर हम देखें तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसे ही कंटेंट के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो जब तक के लिए धन्यवाद।